अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। लतीफ़ा गोई वो फ़न है जिसकी हर दौर में तहसीन की गई है। कुर्बान जाइए पाकिस्तानी सियासत की कि अब इसमें संजीदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू के बजाय लतीफ़ा गोई की सिन्फ ने अहमियत इख्तियार कर ली है। आइए आगाज़ करते हैं अपनी एपिसोड का और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में कैसे कैसे संजीदा मौज़ूआत को छेड़कर आवाम के साथ मजाक किया जाने लगा है। ये सामने बोर्ड पे एक लतीफ़ा मुझे नज़र आया, बिलावल आ गया मैदान में। नाज़िमाबाद बड़े मैदान में या कौन से मैदान में? देखिए, ये वो मैदान है जिसको सियासी मैदान कहते हैं, जो पूरे मुल्क के अंदर और ये ट्विटर से सियासत हो रही है? नहीं, ट्विटर और फेसबुक पे नहीं, बल्कि बिलावल भुट्टो खुद मैदान अमल में उतरे हुए हैं। रायविंड तख्त लरज रहा है, मोदी के यार करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो। मैं तो रो पड़ा ये बयान सुन करके। करप्शन को तंज का निशाना बना रहे हैं बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो उस वक्त कहाँ थे जब करप्शन का बाजार गर्म था पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में? देखिए, मसला है कि बिलावल भुट्टो उस वक्त बाअमल सियासत में, पॉलिटिक्स में आए नहीं थे, इसलिए करप्शन की छूट थी। नहीं, करप्शन की छूट नहीं थी, बल्कि मसला ये था कि आसिफ अली जरदारी साहब पे जितने भी चार्जेस लगे, आप ये बताएं कि 8.5 साल उन्होंने कैदोबंद की सहुलतें बर्दाश्त की, कोई केस उनके ऊपर प्रूव नहीं हो सका। जब प्रूव नहीं हुआ तो कोई कुछ भी कहता रहे, हम उसको नहीं मानते। हुकूमत बोले न बोले, पीपल्स पार्टी मसला कश्मीर पर खामोश नहीं बैठेगी। कोटली में जलसे से खिताब। आसिफ अली जरदारी साहब ने भारत के वज़ीर आज़म के साथ एक मुलाकात में ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा है कि कश्मीरी जद्दोजहद नहीं कर रहे, तखरीबकारी कर रहे हैं। उस वक्त का सदर कश्मीरी जद्दोजहद को जद्दोजहद मानने से इनकारी है, उन्हें दहशतगर्द कहता है। और उसी मुंतखब साबिक़ सदर का बेटा अब जबकि सिर्फ फरागत के दिन सीटियाँ बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी मसले कश्मीर पर खामोश नहीं बैठेगी। इससे बड़ा लतीफ़ा किसी दौर में किसी ने आपको सुनाया जो मैंने सुना? हमें तो वो याद है कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर 1000 साल भी हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, घास खाएंगे, लेकिन कश्मीर को आज़ादी दिलाएंगे। 5 साल भी हमने घास खाई जब अफगान सदर में मज़े हो रहे थे, और बहुत सारी और भी चीज़ें हुई। लेकिन इस बात में आप उस वक्त कहाँ थे? पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद नहीं, तखरीबकार है। ऐसा कह नहीं सकते आसिफ अली जरदारी, इसलिए कि कश्मीर अटूट अंग है पाकिस्तान को। बेहया आदमी, तुम मुझे चेक नहीं कर सकते। नैयर बुखारी ने तलाशी पर पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया, मुकदमा दर्ज। साबिक़ चेयरमैन सेनेट इस्लामाबाद कचहरी आए तो एहलकार के तलाशी का कहने पर गुस्से में आ गए। यही वो जमहूरियत है जिसका लॉलीपॉप दे करके गरीबों को लूटा जा रहा है? नहीं, असल में जमहूरियत तो आपका सामने है, मीडिया वाला भी हकीकत नहीं बोलते हो। आप मुझे बताइए, आज मैं हकीकत लेके ही जाऊँगा आपसे। असल वजूहत ये है कि इस पाकिस्तान के लिए किन लीडरों ने कुर्बानी दिया। उस पाकिस्तान का पैसा लूट करके कोई बाहर महल बना गया, कोई यहाँ से पनामा लीक कर रहा है, कोई ऑफशोर कंपनियाँ बना रहा है, कोई दुबई और रायविंड के बड़े बड़े फार्म हाउसेज में रह रहा है, कोई सरे महल बना गया। उसी की बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान। एक आदमी पे एक इल्ज़ाम लगाना है, उस पे पहले भी इल्ज़ाम लग चुका है। अच्छा, अगला लतीफ़ा है, ख्वाहिश है कि अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों का मुफ्त इलाज हो। नई भर्तियों और तनख्वाहों में इजाफे के लिए HR कमेटी होनी चाहिए। कायम अली शाह इस ख्वाहिश पर अमली जामा कब पहनाएंगे? जब राही मुल्क अदम हो जाएंगे हम सब? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कायम अली शाह ने कोशिश किया है। ये गरीबों को और किसानों का पार्टी है। इनका लीडरों ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर जान दिया तो किस उसने कंप्रोमाइज़। अच्छा सर, एक मज़े की बात है, मैं सवाल पूछता हूँ कायम अली शाह की, आप जवाब देते हैं आसिफ अली जरदारी का। फिर मैंने सवाल किया कायम अली शाह की, आप फिर पहुँच गए भुट्टो साहब के पास। पहले मुझे ये बताइए कि कायम अली शाह साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में उन्होंने अब तक ये तीर क्यों नहीं मारा कि अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करा सके? इनके दौर में, इनकी हुकूमत की हरकतों से सबसे ज़्यादा दिल के मरीज़ मरे। नहीं, काफ़ी लोगों को हुआ है, गरीबों को हुआ है दिल का दौरा। नहीं, इलाज हुआ है। अब ये नहीं कि हर एक कहे कि भाई मेरा इलाज करे, क्योंकि ये ज़कात फंड होता है या माल गनीमत होता है, वो कोई गरीब। अच्छा, सियासत पूरी ही माल गनीमत पे चल रही है? नहीं, सियासत तो चल रहा है, वो एक अलग सियासत है। जरदारी आने वाले हैं, बिलावल अगले वज़ीर आज़म होंगे। कायम अली शाह, ये किस मुल्क की बात हो रही है सर? जरदारी, बिलावल या जो भी आप नाम ले रहे हैं, कायम अली शाह साहब, जहाँ जहाँ गरीब बरसता है उनके दिलों में रहते हैं, गए कब हैं? ये तो हैं, पता नहीं आप समझते होंगे। अच्छा, गरीब यहाँ की कच्ची आबादी और झोंपड़ियों में बसता है, और गरीब का लीडर जो है वो अजमान के या रायविंड के या पता नहीं कहाँ के बड़े बड़े फार्म हाउसेज में और महल्लात में और सिरे महल में क्यों बसता है? नहीं नहीं, वो महलों में रहे या झोपड़ों में रहे, लेकिन जो हमने अपना मंशूर लिया था, अब मैं कराची में हूँ, कराची की बात करूँगा, आप एक सर्वे करके देख लें
कि जितनी कच्ची आबादियाँ हैं, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, कौशल नियाजी कॉलोनी, भारत जितनी भी कच्ची आबादियाँ है ये 1971 से बनना शुरू हुई। तो हमने जो वादा किया था कि गरीबों को घर देंगे, हमने दिया। और सारे गरीब मिनिस्टर बन गए? नहीं, वो गरीब मिनिस्टर नहीं बने, आज भी वहाँ गुरबत है। लेकिन हमें एक गिला होता है कि उन्हीं इलाकों से जिन घरों को हमने बसाया वहाँ से पीपल्स पार्टी नहीं जीती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलें इसी बयान पे आते हैं। इसमें लिखा है जरदारी आने वाले हैं, उनको जहाज़ नहीं मिल रहा, उस जहाज़ में फ्यूल नहीं भर पा रहा, या उसके लिए फ्यूल के लिए पैसे जमा नहीं हो पा रहे, वो गुल्लक अभी तक किसी दुनिया में ईजाद नहीं हुई है, वो गए क्यों हैं? और ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो नवंबर से पहले सही होने में नहीं आएगी जब तक राहील शरीफ साहब मौजूद हैं? नहीं, वो मैंने आपको इसका जवाब पहले दे दिया कि वो गए ही नहीं है कहीं। अच्छा, मुझे गलतफहमी है। वो है लोगों के दिलों में, लेकिन आपको पता है। अच्छा सर, इस बयान में कायम अली शाह साहब फरमाते हैं जहालत का खात्मा करके दहशतगर्दी और बदअमनी पर काबू पाया जा सकता है। ये वही कायम अली शाह है ना जिनकी मौजूदगी में 2012 में कराची में 8000 अफराद मर गए, टारगेट किलिंग की नज़र हो गए। कायम अली शाह को ये बात उस वक्त किसी ने नहीं बताई थी। अब उनको अचानक हुकूमत का पहिया हाथ से निकलते देख करके समझ में आया कि दहशतगर्दी और बदअमनी पर काबू पाकर आवाम की मुश्किलात दूर की जा सकती हैं। जनरल आर्मी चीफ था, जनरल कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उसके कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुआ, उसके कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? सेनेट कमेटी की रिपोर्ट है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, वज़ीर आज़म अरबों के मंसूबों का इफ्तिताह छोड़कर थर चले जाएं। बच्चे थर में जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है, हर सीज़न में थर में ये आफत आती है, हर सीज़न में वहाँ बच्चे मरते हैं। हर सीज़न में कायम अली शाह साहब का एक ही जवाब होता है, मैं सुनते सुनते पक गया हूँ। आप कुछ नया जवाब देंगे? नहीं, नया जवाब तो क्या होगा। बहरहाल बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर थर में काफ़ी सारे काम करवाए हैं। एक काम मुझे याद है जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। थर में इन्होंने टेंट लगा करके, एयर कंडीशन टेंट था, मुरगन ग़िज़ाओं से अपने MNA MPAs की तवाज़ो की। वहाँ एक गरीब का बच्चा भूख से मर रहा था और ये अपनी दावतें उड़ा रहे थे। उसकी फुटेज जब पाकिस्तानी चैनल्स ने लीक की तो धड़ाधड़ कायम अली शाह साहब के स्टेटमेंट्स आने शुरू होगा कि ये हमारे खिलाफ अपोजिशन की चाल है। जवाब दीजिए। थर का ज़ाहिर है कुदरती तौर पर भी एक जो है दरियाओं से जो है ना दूर का रकबा है, ठीक है ना। और हमारे मुल्क में हमेशा ज़ाहिर है जमहूरियत तो अभी स्टार्ट ही हुई है, अभी जमहूरियत आपने कहाँ पर मतलब फलने फूलने ही नहीं दिया गया। जमहूर का भी कुछ ख्याल है? जमहूर का बिल्कुल ख्याल है। जमहूर के साथ जमहूर के बच्चे थे जो मर रहे थे। नहीं, जमहूर के बच्चे हैं। और जमहूरियत के चैंपियंस कह रहे थे कि ये सिर्फ मीडिया का शोर शराबा है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। शर्जील मेमन जो आपके उस वक्त के रिप्रेजेंटेटिव थे लोकल, वो कायम अली शाह साहब के राइट हैंड पे बैठ करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। मैंने खुद अटेंड किए हैं, मैंने खुद उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, अनडिनाइबल प्रूफ्स मौजूद हैं। नहीं, देखें, थर के लिए वहाँ पर गंदम का भी काफ़ी सारा कोटा दिया गया है, गंदम भी दी गई है। और वो जो गंदम आपकी एक MNA के घर से बरामद हुई थी, जिस को तकसीम होना जो है वो नसीब नहीं हुआ, वो MNA आज भी आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ चिमटी हुई, उसका एहतसाब कौन करेगा? देखें, बात ये है कि जो मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, एक ख़ास किसी की मैं बात नहीं कर रहा। सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और ज़ाहिर है थर की आवाम हमारी आवाम है, और पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर सीटें ली हैं। MNA हमारे सीटें तो ली हैं, सर्व कहाँ की? हमारे जो है वहाँ MNA जब मुंतखब हुए हैं तो आवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं ना। उसके बाद आवाम को मरने के लिए छोड़ दी? नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वहाँ नहीं छोड़ा मरने के लिए। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर काम किए हैं, हमने वहाँ रोड्स बनाए। सिद्दीकुल फारूक साहब कहते हैं कि पानामा लीक्स मुल्क के खिलाफ अमरीकी और इसराइली साजिश है। जनरल करामत की टांगें कांप रही थीं, नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए। नवाज शरीफ साहब उस वक्त पहलवानी कर रहे थे जो उन्होंने अकेले ये बटन दबा दिया। ये मामला क्या था? सिद्दीकुल फारूक साहब इतनी खुशामद क्यों कर? दरअसल बात यह है कि सियासत में झूठ बोलना पड़ता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सियासत में झूठ नहीं बोलना पड़ता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अब उन्होंने कहा होगा। और होगा नहीं, यकीन से कह रहा हूँ मैं, ये मेरे सामने बयान मौजूद है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये इन्होंने इंटरव्यू दिया बाकायदा। कहने का मतलब ये है कि ये तो सियासत है, इसमें आपके मुखालिफिन भी होंगे और एक दूसरे के पीछे बातें भी करेंगे, लेकिन जहाँ तक बात ये है कि मियाँ साहब ने इधर बहुत अच्छा काम किया इस बार, इस गवर्नमेंट में। जब इनको इस बार गवर्नमेंट मिली है और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है आपकी। लेकिन इस बयान के ऊपर मैं दोबारा आऊँगा, तुम इस बयान पर नहीं आ रहे हो मेरे नन्हे मुजाहिद। ये मुझे बताओ कि इस बयान में खुशामद तुम्हें नज़र आती है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं नज़र आती। जनरल करामत की टांगें कांप रही थी, ये मुमकिन है? नहीं, ये तो ऐसा खैर नहीं है ना। उस टाइम वो जर्नल थे तो शायद उनकी टांगें कांप रही हो। ये सिद्दीकुल फारूक साहब को कैसे पता चला? इनकी मेडिकल रिपोर्ट सिद्दीकुल फारूक की याद कैसे लगी? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ताज़ा तरीन लतीफ़ा ये आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पे भी इस वक्त नज़र आ रहा होगा। जो मेरी
और आपकी जेब पे सरकारी डाका मार के वफाकी हुकूमत ने, वजारत इत्तलात व नशरियात ने, जिसके ठेकेदार परवेज़ रशीद साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब की शान में कसीदा पढ़ने के लिए और तरक्की और खुशहाली की सियासत, हमारा रास्ता, हमारी कामयाबी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये करने के लिए किया। आप मुझे बताइए, इस सरकारी डाके को जायज़ कहा जा सकता है? नहीं, कोई डाका नहीं। ये इश्तिहार लेने के लिए इनको हुकूमत में लेके आए थे? नहीं, इश्तिहार के लिए नहीं। इनको गवर्न करने के लिए लाए थे ना? जी जी। ये गवर्न कर रहे हैं? जी। मैं अभी आपको सुनाता हूँ ये खबर, आप रोने लगेंगे। गुर्बत मुकाओ फ़ंड वफाकी हुकूमत की इदारा है, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड। चीफ एग्जेक्टिव ने दोस्त को 70,000 यौमिया पर कंसल्टेंट रख लिया। फ़ंड के चेयरमैन ने 2 साल में 3 अरब रुपए के कर्ज जारी किए। सबसे ज़्यादा खुद अपनी ही NGO उखुवत को 47 करोड़ रुपए दे दिए। ये वफाकी हुकूमत का इदारा है। वफाकी हुकूमत में कौन बैठा है? नवाज़ शरीफ साहब और उनकी जमात नून लीग। क्या कर रहे हैं वो? सर, इसका मैं नहीं जवाब दे सकता। एक करप्ट शख्स का बच्चा वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है। जब शहबाज शरीफ साहब को ये पता था कि वो शख्स जिसका बच्चा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस्तीफ़ा मांग रहा है करप्ट है, तो हुकूमत संभालते ही उससे बगलगीर क्यों हुए? उसको ऐवान वज़ीर आज़म में बुला के खाना क्यों खिलाया? उसके साथ झप्पी मार करके गवर्नमेंट में क्यों आ गए? उसको इक़्तिदार में क्यों शरीक किया? उसको जेल में क्यों नहीं डाला? और अब अगर उसके बच्चे ने इनसे इस्तीफ़ा मांगा है, इनको आईना दिखाया करप्शन पर, पानामा लीक्स पर या वॉटेवर पर, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? तो करप्ट शख्स आज पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। ये अच्छा, वो कितने अरसे तक पाकिस्तान में मौजूद था और नवाज़ शरीफ साहब ने उनको हथकड़ियाँ नहीं डलवाई? जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई उसके बाद कुछ अरसे बाद, तकरीबन साल के बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। अभी उज़ैर बलोच को लाए ना इंटरपोल की मदद से, इनको भी ले आते। तो ये तो इंशाल्लाह नए बात डाले, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हुकूमत तो अपना। अच्छा, हर काम सुप्रीम कोर्ट करे, तो नवाज शरीफ क्या करे? नवाज शरीफ ने जितना कर दिया पूरे कराची में दिन को 50-60 लाशें गिरती थी। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाश नहीं गिरती है। वो डीजी रेंजर्स का कमाल है ना, नवाज शरीफ का क्या कमाल? मियाँ साहब जब आए तो उन्होंने किसी दहशतगर्द से हाथ नहीं मिलाया। नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि वसाइल कौम की अमानत हैं, एक एक पाई आवाम की तरक्की पर खर्च कर रहे हैं। हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ का नाम आवाम रख दिया उन्होंने। मियाँ साहब ने जो पाई का हिसाब की बात की है तो इसमें कोई शक नहीं है। हमने पिछले भी दौर देखे, आमरीत का दौर देखा, पीपल पार्टी का दौर देखा, मगर जो करप्शन उस दौर में थी, हमने इस दौर में ये करप्शन नहीं देखी गई। क्योंकि ये हमारा अपना जो इलाका केमाड़ी का जो इलाका था, इसमें इतनी करप्शन हो रही थी कि 15 साल गुजर चुके थे। इस इलाके के अंदर ना कोई रोड बने थे, ना कोई हॉस्पिटल बना, ना कुछ डिस्पेंसरी। केमाड़ी को पेरिस बना दिया और पाकिस्तान को कब्रिस्तान। सर, वो बात नहीं है। आप जाके पंजाब में देखो, जब आप पंजाब के लाहौर एयरपोर्ट पर उतरोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं किसी बाहर के ममालिक में घूम रहा हूँ। आप पंजाब को देखो, जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जहाँ उनके वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, वहाँ तो बहुत काम हो रहे हैं। वो वफाकी हुकूमत है, वफाक से जो हो रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर सिंध के अंदर जो सिंध का वज़ीर आला है वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसी बयान में आगे चल के फरमाते हैं 2018 में लोड शेडिंग का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। इस साल का सबसे पुरलुत्फ़, सबसे मज़ाहिया बयान है ये, क्योंकि यही बात जब वो अपोजिशन लीडर थे तब कहते थे 6 महीने में ख़त्म कर दूँगा, साल में ख़त्म कर दूँगा। उनके भाई हमज़ा शहबाज शरीफ साहब बाकायदा हबीब जालिब की नज़में, गज़लें झूम झूम के गाते थे और कहते थे कि मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर मैं लोड शेडिंग नहीं ख़त्म कर सका। उनका नाम भी तब्दील नहीं हुआ, उनकी हुकूमत भी आ गई, लोड शेडिंग भी वैसे ही है, पब्लिक भी वैसे ही रो रही है और तुम उनके गुन गा रहे हो। पंजाब के अंदर हर गली कुचे के अंदर एहतजाज हो रहा था, कराची के अंदर एहतजाज हो रहा था। आज मुझे बताओ कि लोड शेडिंग के अंदर जिस वक्त हीट स्ट्रोक से कराची में 1300 सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 1300 अफराद की लाशें गिरी और गैर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 4,500 अफराद राही मुल्क अदम हुए। उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब उम्रा करने हरम में मौजूद थे। नवाज़ शरीफ साहब को उस वक्त हरम में होना चाहिए था या कराची में? सर, उनकी पूरी काबीना तो यहाँ थी ना। कौन था, नाम लो। शहबाज शरीफ पाकिस्तान। कराची में नहीं थे सर? कराची में तो हम पाकिस्तान में थे तो पंजाब में थे ना, वहाँ कुल्फ़ी खाने का क्या फ़ायदा, यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, कराची के अंदर तो उनकी 4-5 सीटें हैं, जो उनके लोग यहाँ हैं। निहाल हाशमी साहब यहाँ थे, सलीम ज़िया यहाँ थे, हमारे MP केमाड़ी के। निहाल हाशमी और सलीम ज़िया ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया? सर, उन लोगों ने तो जो उनसे हो सकता था करना था, मगर सिंध के अंदर सिंध की गवर्नमेंट थी, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, इनका काम था ना इनको लोगों को सहूलत देना। अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म को उम्रा करने जाना चाहिए था उसको। सर, क्यों नहीं? देखो, वो तो फ़र्ज़ था उनके ऊपर, उन लोगों ने तो अपना एक फ़र्ज़ अदा करने जाना था। फ़र्ज़ अदा
करना, पहले उम्रा फ़र्ज़ था या पहले अपने आवाम की रेस्क्यू या उनकी अखलाकी सपोर्ट के लिए मुल्क में मौजूद रहना? तो सर ये किसी को क्या पता चले आज आप यहाँ पहुँचे शहर के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब सारा पैसा, सारी एफ़र्ट, सारी तवानाई लाहौर को बनाने में सर्व कर रहे हैं, उसी तरह से इमरान खान साहब या खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, अगर वो सारी तवानाइयाँ सिर्फ पेशावर को बनाने में सर्व कर दें और बाकी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कालिक फिर जाए, तो आपके ख़्याल में ये कमेंडेबल जॉब है? नहीं अरविंद भाई, ये हमारी पूरे KPK में हो रहा है, सिर्फ पेशावर में नहीं हो रहा। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जो मुझे आज भी ज़ुबानी याद है, उन्होंने कहा था कि हमें खैबर पख्तूनख्वा का इक़्तिदार मिला और हमने CM और गवर्नर हाउसेस को यतीम खानों में और दारुल मुताला में यानी लाइब्रेरीज़ में तब्दील कर देना है। क्या वहाँ पे ये काम हो सका? बिल्कुल वहाँ पे ये काम नहीं हुआ है, मगर ये है कि करप्शन में बहुत फ़र्क है। ये मुझे बताओ कि अगर ऐसा इमरान खान साहब कर नहीं सकते थे तो उन्हें आवाम को लॉलीपॉप देने की क्या ज़रूरत थी? फिर इमरान खान, नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर लोगों में क्या फ़र्क हुआ? साहब ने उस टाइम कहा था कि जब हमारी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत आएगी, उसने ये नहीं कहा था कि KPK में, उसने ये कहा था कि पूरे पाकिस्तान। अगर आप इसी चीज़ को तावील बना लें तो मैं आपको वो दिन तारीख़ भी नहीं बता सकता, क्योंकि खान साहब ने उस इंटरव्यू में दिन तारीख़ भी नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम उसको दारुल मुताला और यतीम खाना बना देंगे। लेकिन ये काम ना कर पाना क्या खान साहब तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं है? सर जहाँ तक इन्फॉर्म है तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ये कहा था जब पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत आएगी तब हम करेंगे। पाकिस्तानी सियासत महज तामीर के बजाय तखरीब के गिर्द क्यों घूमती है? तहरीक इंसाफ की जब हम बात करें तो फ़ौरन दूसरों के ऊपर उंगली उठा देते हैं। अपनी सफ़ों में क्यों इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, अपने लोगों में क्यों इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि बहरानों से बेहतर तौर पर, ऐसन तौर पर निमट सकें? PTI गुज़श्ता 20 सालों से इसी जद्दोजहद के लिए आवाज़ उठा रही है और पाकिस्तानी कौम को एक कौम नेशन बनाने के लिए जो जद्दोजहद की जा रही है वो मेन टॉपिक ही ये है करप्शन। हम चाहते हैं कि जब तक इस मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा नहीं हो सकता उस वक्त तक तमाम बुराइयों की, तमाम फसादात की जड़ ही ये करप्शन है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे कम करप्शन करने वाली लेकिन डेफिनेटली करप्शन करने वाली एक गवर्नमेंट ज़रूर साबित हुई है। तो जब इमरान खान साहब की अपनी मुंतखब करदा लोगों की हुकूमत करप्ट है, कम सही, तो फिर आप करप्शन को एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे? PTI ही की सफ़ों में अगर कोई करप्ट लोग हैं या वो करप्शन करना चाहते हैं, जिसकी मिसाल है हमारे सूबाई वज़ीर हैं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हुए, उनको फौरी तौर पर निकाल दिया गया। धरने के दिनों में इमरान खान साहब अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने की तारीखें देते रहे, हुकूमत को कुछ नहीं हुआ। लगता है कि इस बार ये लॉलीपॉप मज़ा देगी? सर ये लॉलीपॉप नहीं है, कहने का मकसद है इस वक्त आवाम को पता चल गया है ये पनामा पेपर्स का जो अभी ये इंक्वायरी हो रही है इसकी, और ये जो पनामा पेपर एक जो आया है इसके अंदर अब ये देखें कि दूसरे मुल्कों के भी जो वज़ीर आज़म हैं, जो वज़रा हैं, उन्होंने फ़ौरन अपनी आवाम को देखते हुए कि उनको हमारे असासे जो भी ये चीज़ें हैं, उन्होंने फ़ौरन वहाँ से इस्तीफ़े दिए, अपनी सीटें छोड़ के वहाँ से चले गए वो। आज हम लोग हमारी पाकिस्तान की आवाम ये सवाल आ गया उनके जहनों के अंदर कि ये हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म में जो करप्ट है, जो जिसके बच्चों के असासे पाकिस्तान से बाहर हैं, यहाँ से पाकिस्तान से पैसा बाहर ममालिक गया कैसे? अच्छा, ऑफशोर कंपनी के ऊपर अगर शोर हो रहा है तो ऑफशोर कंपनी तो जहांगीर तरीन की भी है, और इमरान खान साहब को मैंने देखा कि वो जहांगीर तरीन साहब के बराबर में खड़े हुए ये फतवा दे रहे थे कि जहांगीर तरीन के बच्चों ने हराम कमा करके ऑफशोर कंपनी नहीं कमाई। इमरान खान और जहांगीर तरीन, अगर जहांगीर तरीन के बच्चे ने कोई पैसा ऑफशोर कंपनी में लगाया है तो वो हराम नहीं है, और नवाज़ शरीफ के बच्चों ने अगर उसमें लगाया है तो वो हराम है। जहांगीर तरीन साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, ठीक है। आज तक मुल्क का वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, पूरे इनके वज़रा जितने भी हैं, उनके सबका एक तरफ टैक्स मिला लें और जहांगीर तरीन साहब का एक तरफ टैक्स मिला लें तो सबसे ज़्यादा उन्होंने पे किया है गवर्नमेंट को। सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाला शख्स है वो जहांगीर तरीन साहब भी है। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में दर आने वाली लतीफ़ा गोई की इस तकलीफ़देह सिफत से कता नज़र पाकिस्तानी अवाम के असल मसाइल का इलाज कब तशख़ीस किया जा सकेगा, इसका फ़ैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।